हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीएससी गोल्स। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। कल हमने जहाँ पे छोड़ा था, हम 2019 का पीसीएस का पेपर कर रहे थे। तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ 64 नंबर क्वेश्चन से। इसके पहले का हम कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी, इसमें पार्ट 1 कराया है, तो वो भी जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 64 क्वेश्चन है कि पंचायतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 50 पहला है 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 50% नहीं, 35% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। दूसरा है ग्राम सभा एक निकाय, इसमें गांव के रहने वाले सभी लोग शामिल होते हैं। यहाँ पे सभी दिया है, सभी लोग नहीं शामिल होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। हाँ, तो ये ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे केवल 3 ही हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक जो सामाजिक आंदोलन हुआ था, वो किससे संबंधित है। तो ये हमारा संबंधित है RTI अधिनियम से, यानी कि ये राजस्थान का एक आंदोलन था, जिसमें उन्होंने मजदूर किसान शक्ति संगठन ने बोला था कि हमें जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसको लाया जाए और हमें सही जानकारी मिल पाए चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। तो राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा, लेकिन जो तीसरा है महिला किसान शक्ति सशक्तिकरण, ये गरीबी रेखा से कहीं से भी रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी कुछ क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट गाइस, यहाँ पे हाँ, तो ये फिर से आ गया है, इधर देखते हैं। 67 क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा है भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। तो केसी वेयर ने ये बात बोली थी कि भारत एक जो है क्वासी फेडरल स्टेट है। इसको मैंने कैसे रिलेट करके याद किया, तो क्वासी फेडरल जब आप बोलेंगे तो आपको केसी वेयर, क्वासी फेडरल दोनों मिलते जुलते नज़र आ रहे हैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़े से। तो आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। केसी वेयर ने बोला था क्वासी फेडरल स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट से संयुक्त चुनिए। तो सबसे पहले क्या, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये तो हमको नहीं पता है कब हुआ था। नेक्स्ट है भारत का संविधान लागू कब हुआ। तो ये चीज़ हमको पता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये तो हमको मालूम है। और नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। इसके बाद जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो इसमें सेकंड सबसे पहले कहाँ पे है। सेकंड तो सबसे पहले कहीं नहीं है, लेकिन हाँ सेकंड अगर बीच में देखते हैं तो सेकंड थर्ड, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे पहला ऑप्शन पे जाएं तो महाराजा हरि सिंह जो थे वो जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे, कि जब आज़ादी के कुछ टाइम बाद किए थे। तो 50 से पहले किए थे, यानी कि 1947 के टाइम पे। ठीक है, और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता और संविधान सभा ने जब वो हस्ताक्षर कर देंगे, उसके बाद ही जम्मू कश्मीर का संविधान की बात आएगी ना। तो सबसे पहले तो फर्स्ट वाला देखते हैं, फर्स्ट के बाद आएगा सेकंड। और फोर्थ ऑप्शन पे अगर हम जाएँ तो जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान लागू हुआ। जब वो संविधान सभा में अपना विलय प्रस्तुत अनुमोदित कर देंगे, उसके बाद ही उनका नया संविधान लागू होगा। तो सबसे लास्ट में हम देखेंगे तो हमारा फोर्थ ही आ जाएगा। तो इस तरह से फोर्थ सिर्फ एक ही ऑप्शन में लास्ट में है, और सबसे पहले नंबर पर पहला है ही, तो हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि केंद्रीय कानूनों को संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। और आर पॉइंट कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो हाँ, आप तो बिल्कुल सही है, लेकिन ए जो है वो गलत है, क्योंकि संवैधानिक वैधता के उसमें उसकी सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, इसीलिए जो है इसलिए उसके पास अनन्य शक्तियाँ हैं। तो ए वाला ऑप्शन जो हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो ये अनुच्छेद 43A में है, इस बारे में दे रखा है। 39A है मुफ्त कानूनी सलाह से। ठीक है, तो नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है। लागू किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता। ये संविधान की जो प्रस्तावना है उसको हमारे जो संविधान के उद्देश्य है, इसीलिए उसको उद्देश्य का बोलते हैं। उसमें वो उसको प्रकट करता है। तो यहाँ पे जो है इसको लागू नहीं किया जा सकता, विधिक स्वरूप ये है। ठीक है, तो नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में कौन सा सही है। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य के कार्यालय के लिए शर्तें। तो गाइस ये क्वेश्चन हो गया था डिलीट, फिर भी इसको देख लेते हैं। उसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। तो जो मार्कंडेश्वर मंदिर है उसको विदर्भ के खजुराहो के बीच में, विदर्भ कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। डोरियन, ये तूफान जो है अगस्त सितंबर 2019 में आए थे, तो ये हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग छोड़ते हैं। नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार, ये भी हमारे काम का नहीं है। 73 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध तो हम पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन फिर से गाइस रिपीट हो रहा है इस वीडियो में। बुकर प्राइज विजेता 2019 गर्ल विमेन के बारे में बात की गई है, तो ये भी हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है भारत को पहला, ये भी गलत है, सॉरी मतलब ये भी करंट से रिलेटेड है, तो हम कर रहे हैं सिर्फ स्टैटिक क्वेश्चन, क्योंकि इसको करने से कोई फ़ायदा है नहीं। 80 नंबर है। यहाँ पे हमारी क्विक रिवीजन की सीरीज चल रही है, तो हम अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को छोड़ते हुए जल्दी से रिवीजन करते हैं। सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान की में विश्व जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया, तो ये भी छोड़ रहे हैं। चित्रार्थ उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है, तो इनका संबंध किससे था? बांस कला से था। नेक्स्ट है कौन सा दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य, तो ये था सिक्किम, लेकिन इसको छोड़ते हैं। चलते पैरा एथलीट दीपा मलिक, ये भी का ही है क्वेश्चन। 85 मानव आहार में पॉलिश किए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है, तो ये होता है वेरी वेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। पॉलिश के चावल में B1 की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन B6 कौन सा सम्मिलित नहीं है, पूछा गया है, तो विटामिन B6, B2, E और K की बात की गई है। तो जो B2, B6 धान की चोकर से मिलता है और विटामिन B2 कॉड यकृत तेल से मिलता है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, क्योंकि जो कॉड लीवर है, कॉड लीवर तेल जो होता है वो विटामिन A में होता है, ठीक है, बाकी विटामिन B में, बाकी सब सही समझ लेते हैं। नेक्स्ट अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, बाकी हमें बाहर से भी कुछ लेने पड़ते हैं। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं, तो कुछ अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, हाँ ये सही है। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें तो बात सही दे रखी है, लेकिन यहाँ पे बोला गया केवल अनिवार्य सूक्ष्म तत्वों का ही संश्लेषण करते हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ जो अमीनो एसिड होते हैं उनका भी हम लोग संश्लेषण कर लेते हैं, जो कि अनिवार्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट है केवलार जिंक फॉस्फेट, इनको मैच करना है, तो केवलार क्या है? केवलार संश्लेषित रेशा है, ए का सेकेंड हो गया। उसके बाद जिंक फॉस्फेट देखते हैं, तो ये रोडेंटनाशी चूहों को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। सी का फोर्थ तो एक ही जगह पे हमें दिख रहा है, तो बी ऑप्शन में कट हो जाएगा। टैक्सॉल क्या? कैंसर रोधी दवा और नाइट्रोसेल्यूलोज एक विस्फोटक होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ पश्चात वो गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन और शुष्क बर्फ, तो ये उत्पादन की वजह से होता है। नेक्स्ट है प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर जो होता है किस घटना को अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। फिर एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वे जैव उत्प्रेरक है, बिल्कुल। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ से वे उत्पादित होते हैं, हाँ, तो ये दोनों ये पॉइंट सही हैं। माँ का दूध नवजात लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है, तो इसमें लौह का अभाव होता है, बाकी सारे संपूर्ण आहार प्रदान कर देता है। लोहे के लिए हमें बाहर से हरी सब्जियाँ वगैरह खानी पड़ेंगी। नेक्स्ट पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि कौन सा सबसे पहले कहाँ प्रयोगशाला में विकसित किया गया था, तो हमें ये तो पता है कि केवलार सबसे पहले किया गया था, लेकिन इसमें भी 2 ऑप्शन है, और ब्लैक गोल्ड जो है हमारा वो सबसे लास्ट में किया गया था, ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पुस्तकालय नेटवर्क का कार्य, सूचना प्रबंधन सेवा, सूचना प्रबंधन कर पुस्तकालय से। बिब्लियोमेट्री क्या है? बिब्लियोमेट्री क्या, इसका इंग्लिश में देखते हैं इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्विस, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल है, तो ये क्या है? तो ये सूचना प्रबंधन जो टूल होता है, उपकरण है बिब्लियोमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? एल्बिडो का मतलब होता है कि कितनी ज़्यादा किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये जो एल्बिडो से क्वेश्चन हर साल ज़रूर आता है, 2021 में भी आया था, जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वापसी की शक्ति, यानी कि कितना ज़्यादा हमारी रिफ्लेक्टिंग पावर है उसको ये बताता है, ठीक है। 96 से गहरी कार्बन व्ययशाला DCO के संबंध में कौन सा कथन सही है? वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पर पृथ्वी की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है, तो यहाँ पे हमारे दोनों ऑप्शन ही सही हो जाएंगे, दोनों बातें सही लिखी हैं। नेक्स्ट कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कार्टाजोनो बायोसेफ्टी, ठीक है। स्टॉकहोम अणु जैविक प्रदूषण से, मॉन्ट्रियल ओजोन परत, क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित था? हमारे जो कार्बन एमिशन है उससे संबंधित था, तो ये वाला गलत होगा और ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में
उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जहाँ पे कम तापमान होता है वहाँ पे तितलियां नहीं रह सकती हैं, क्योंकि उनमें जो है थर्मो रेगुलेशन की पावर नहीं होती है बाकी जानवरों की तरह। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषण से दूसरे स्तर पर स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, घटती है। कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक नियम होता है 10% का नियम। जब भी हम ट्रैफिक लेवल जो होता है वहाँ नीचे से अगर हम इसमें अगर ऊपर जाते हैं तो हमारी ऊर्जा 10% घटती चली जाती है, और नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं तो फिर हमें 10% मिलेगी, फिर 10% घट जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये एक नियम होता है, इस नियम को बोलते हैं लिंडेमान का नियम। ठीक है, इसको लिंडेमान ने दिया था, 10% का नियम इसको बोलते हैं, और ये लिंडेमान ने दिया था। नेक्स्ट है कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। तो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण कौन करता है सबसे ज़्यादा, तो ब्लू ग्रीन एल्गी नीली हरी शैवाल करती हैं। फिर है धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। धुआं जो होता है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड की वजह से होता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं वैश्विक 500 जो पुरस्कार है किस लिए दिया जाता है, तो ये पर्यावरण संरक्षण में दिया जाता है। श्याम बीवर क्या होता है, श्याम बीवर क्या है, ब्लैक होल है। कुछ चीज़ें हिंदी में ना बहुत ऐसी दे देते हैं ट्रांसलेशन करके, तो लगता है कभी पढ़ा ही नहीं। तो ब्लैक होल क्या होता है, एक जो डेड स्टार होता है उसको बोलते हैं, नहीं मरा हुआ तारा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही है, सिमटा हुआ जो तारा होता है उसको ही वही ब्लैक होल बन जाता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, तो यह नीति आयोग। फिर ये लघु उद्योगों से बनी समितियों के कालानुक्रम में उनको व्यवस्थित कीजिए। तो गाइस ये क्वेश्चन था थोड़ा सा गड़बड़, तो इसको कर दिया था आयोग ने डिलीट, तो हम इसको पढ़ते नहीं हैं क्योंकि इसकी फ्रेमिंग जो है सही नहीं है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है वो 2005 में आया था, डी का यहाँ पे थर्ड होना चाहिए और थर्ड 2 में है। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण जो मिशन है, और इसके बाद अगर पहला ऑप्शन देखें अंधाधुंध नियंत्रण है तो ये 1976 में आया था, तो ए का सेकंड हो जाएगा। ए का सेकंड भी 2 चीज़ों में दे रखा है। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय समन्वित बाल विकास योजना, ये आई थी हमारे 1975 में, तो ऐसे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, और जो सी का है 1983 है। नेक्स्ट है हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है। पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि आर जो है गलत है। पारिवारिक आय में सुधार और शिक्षा में वृद्धि के कारण श्रम की भागीदारी से कोई मतलब नहीं है इसमें। मतलब इनडायरेक्टली मतलब हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये विकल्प सही से नहीं दिया गया है। ठीक है, भारत में निर्भरता अनुपात जो है वो घट रहा है, क्योंकि जो भारत की 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या की सापेक्षता है ये अधिक है। ये क्वेश्चन हर साल आता है घुमा फिरा के, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। फिर इसके बाद सतत विकास लक्ष्य की बात की, सतत विकास कितने हैं, 17 हैं, और इसमें पानी की उपलब्धता की बात किसमें है, SDG 6 में होती है। ठीक है, 7 जो हमारा रिलेटेड है किससे, सौर ऊर्जा से, यानी कि हमें स्वस्थ ऊर्जा हमको चाहिए होगी। और 8वां है जो हमारा आर्थिक समृद्धि से रिलेटेड है, यानी कि हम इकोनॉमिकली हमारी ग्रोथ होनी चाहिए। और जो 9वां है वो किससे संबंधित है, नवाचार उद्योग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। समृद्धि की सीमा यानी कि लिमिट टू ग्रोथ, ये इंग्लिश का ही जो हिंदी में कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे समृद्धि की सीमा आप लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा होगा, घटना चक्र में भी ये नहीं दिया गया है। तो ये जो है हमारा किससे रिलेटेड था, ब्रटलैंड आयोग से। सॉरी गाइस, ब्रटलैंड आयोग नहीं है इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन है क्लब ऑफ रोम। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष के अधिकांश में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, अधिकांश स्थिति में तो जो सामान्य स्थिति बेरोजगारी इनको कहते हैं। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कंपनी एक्ट 2014 ने व्यवसाय को अनिवार्य बना दिया था। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधियों में व्यय करना होगा। तो ये इसमें हमारा कौन सा सही है, दोनों ही ऑप्शन गलत है, तो कोई भी सही नहीं है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया है, तो ये मॉरिस ने विकसित किया गया था। ये तो हमारा करंट का क्वेश्चन था। वर्तमान में कितना है भारत का वैश्विक सूचकांक, तो 107 है। ठीक है, नेक्स्ट है मार्क्ची फिम्बल, ये वनस्पति के प्रकार है, इनको हमें सम्मिलित करना है। तो ये तो नाम बहुत अजीब से दे रखे हैं, मैंने तो वैसे पढ़े नहीं है। तो हाँ, लेकिन एक चीज़ मुझे पता है, जो चैपरल होता है वो कैलिफोर्निया में होता है। सी का फर्स्ट 2 जगह दे रखा है। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा इसमें, फिम्बस जो होता है वो कहाँ होता है, फिम्बस दक्षिण अफ्रीका का है, मार्क्ची भूमध्य सागर का, मेट्रोल चिली का, तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं
कौन सम्मिलित हमें करना है इसमें, यानी कि किसकी राजधानी है ये। तो उज्बेकिस्तान ताशकंद की एक का फर्स्ट इसमें तो समय दे रखा है, ठीक है। तजाकिस्तान की दुशांबे है, और किर्गिस्तान बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान की अश्वागात। तो चारों ही लाइन से लगे हुए हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है वनस्पति प्राकृतिक और उनके क्षेत्र। तो जो देवदार के वृक्ष होते हैं वो भूमध्य सागरीय, एक मिनट गाइस। तो यहाँ पे जो देवदार के वृक्ष हैं वो भूमध्य सागर में होते हैं। डी का फर्स्ट हो जाएगा, 2 जगह है। और जो अधिजीवी वनस्पति है ये कहाँ होती है, ये होती है भूमध्य रेखीय प्रदेश में। इसके अलावा जो बबूल है वो सहारा में होता है, और बेओब ये कहाँ है, सवाना में। तो डी का फर्स्ट, ए का सेकंड, ठीक है, 2 जगह है। बी का थर्ड ए ऑप्शन में है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। जनजातियों की बात की गई है, कौन सी सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये सूडान में नहीं है, ये कहाँ है, मध्य एशिया में है, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं, कौन सा कथन दिए गए हैं, कथनों को कार्ड पहचानिए। तो हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का अड्डा बन गया। हिंद महासागर निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व क्रम देखना है, तो सतपुड़ा। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सबसे पूर्व में सबसे पश्चिम में सतपुड़ा है, फिर महादेव मैकाल, से पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा, दोनों सही है, कारण भी सही है। मणिपुर जो है पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो इम्फाल बेसिन जो है एक सरोवरी मैदान का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है, भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो ये है दामोदर। 125 से निम्नलिखित में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के रूप में जाना जाता है। बड़े शिकारों की जो भूमि है उसे उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश कहते हैं। 126 का, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मुख्य हिमालय की परत या चट्टानें जीवाश्महीन है। लघु हिमालय की परत या चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अब तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तीनों ही हमारे सही पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, अकबर और शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों का प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो हाँ, दोनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हमारा जो था 1540 में हुआ था बेलग्राम का युद्ध, ठीक है। तो सेकंड सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद हुआ था सरनाल का युद्ध 1572 में। जजाऊ का युद्ध सबसे लास्ट में हुआ था 1707 में, तो फोर्थ वाला सबसे लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। धर्मत का युद्ध कब हुआ था, 1658 में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो यहाँ पे हमारे दोनों ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है 130 की, कौन सी व्यवस्था एकता व्यवस्था की नहीं है। तो एकता एक राजा से एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। एकता से एकत्रित और सीधा सुल्तान के हाथ में जाता था, नहीं, आधा जनता में बांट दिया जाता था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो तुगलकनामा सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अबना बतूता ने तुगलकनामा नहीं लिखा था। तुगलकनामा लिखा था अमीर खुसरो ने, ठीक है। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखा था। नेक्स्ट है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष आया था, आया था 1872 में। पबना आंदोलन कब शुरू हुआ, संथाल आंदोलन से शुरू हुआ था 1855-56 में। तो सी का फर्स्ट ऑप्शन एक ही जगह सही है, तो ये हमारा सेकंड से मिल जाएगा। एक आंदोलन 1922 में, ताना भगत 1914 में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय जल सेना अधिनियम सविनय आंदोलन कौन सा सम्मिलित नहीं है, पूछा है। द्वितीय गोल में सम्मेलन सांप्रदायिक निर्णय आपको पता है 1932 में आया था, ना कि 33 में। तो हमारा गलत होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब है कानून को में व्यवस्थित करना है। तो आप लोग को ये जो हिस्ट्री की टाइमलाइन है मैं बार बार बोलती हूँ, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, भले ही कुछ मत करके जाइए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो साइमन आयोग कब आया था, 1927 में। जलियांवाला बाग कब हुआ था, 1919 में हुआ था। और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930 में हुई थी, लेकिन हमें ये नहीं पता फिरोज शाह की मेहता की मृत्यु कब हुई थी। तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा 1919 से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद साइमन आयोग आया था। तो सेकंड के बाद फर्स्ट कौन सा है, तो सेकंड के बाद फर्स्ट एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, उसके बाद थर्ड आएगा। तो हमारा जो है यहाँ पे 1930, तो सेकंड फर्स्ट के बाद थर्ड ही आना चाहिए, लेकिन कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है सेकंड फर्स्ट के बाद तो थर्ड है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। आईने के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, लाल किला दिल्ली में चलाया गया था, ठीक है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। इसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया था। फिर क्या वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उत्पट विद्वान राजविद्या का समर्थक था, जो संस्कृत फारसी अमेरिकी, तो दोनों ही सही है, लेकिन एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय राष्ट्रीय पहचान के बारे में कौन सा कथन सही है,
राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 1950 में अपनाया गया। राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं, क्योंकि ये शक संवत पर आधारित है और ये शक संवत जो अपनाया गया था वो 1957 में अपनाया गया था। तो दोनों ही गलत हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, किस वर्ष अकाउंटिंग ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया और न्यूनतम महालेखा परीक्षा का केवल सरकारी लेखा तक ही सीमित रहा? तो ये हुआ था 1976 में। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? तो ये महात्मा गांधी ने किया था, क्योंकि उनका मानना था कि जो सूक्ष्म लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग, उन पर वो ध्यान देना चाहते थे। ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है? हाँ, सही बात है, अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो ये दोनों ही सही हैं, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? केवल एक ही सही होगा, लेकिन दूसरा यहाँ पे गलत है। ठीक है। कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा गया है? तो जनगणना संघ सूची में, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा राज्य सूची में, दल बदल विरोध 10वीं सूची में, लेकिन राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 7वीं सूची में है। ठीक है, ना कि 2वीं सूची में। नेक्स्ट 11वीं सूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं इसमें। प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में यह 1977 में प्रधान अस्तित्व में आया था। बिल्कुल वैसे इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, कैबिनेट सचिव नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक ही सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान में किस राज्य में लागू होते हैं? 6वीं अनुसूची इसमें लागू होती है असम में। ठीक है। असम के बाद मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में। तो यहाँ पे सिर्फ त्रिपुरा ही दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही है, त्रिपुरा। नेक्स्ट है, सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। बंदी प्रत्यक्षिका टू हैव द बॉडी। ठीक है। परमादेश वी कमांड यानी कि हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड नहीं, ये गलत है। प्रतिषेध का मतलब होता है कि उसको वो मतलब कि तुम जो निचली अदालत है उनको, उनसे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तुम जो मामला है अपने यहाँ रोक दो, उसको हम अपने अधिकार में ले लेंगे। तो सी वाला गलत हो जाएगा। टू बी सर्टिफाइड का मतलब होता है कि हमें पूरी सूचित करो कि कहाँ पर कौन सी किस अधिकार से तुम कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, उसको सूचित करना है। ठीक है। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर है, संविधान के अनुच्छेद में जो है धन विधेयक को परिभाषित किया, तो 110 में किया गया है। नेक्स्ट हमारा करंट का क्वेश्चन, इसको छोड़ते हैं। 150 है कि यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा किस शहर में संपन्न 43 जयपुर सूचीबद्ध किया? तो ये भी गलत है, हमारे किसी काम का नहीं। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, और इसमें हमने पूरा 2019 का पेपर कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम करेंगे 2020 का पेपर। तो जल्दी से पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।